हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज वेक्टर्स की सेकंड क्लास है। ओके, तो फर्स्ट क्लास में मैंने क्या क्या बताया था? मैंने बताया था वो क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जो डायरेक्शन भी होता है, और वो वेक्टर एडिशन के रूल्स फॉलो करते हैं, उनको वेक्टर्स बोला जाता है। ये क्वांटिटी इज अ वेक्टर। तो जब भी मैं लिखूंगा इसको A = 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दूंगा। वेक्टर्स को स्केलर्स से अलग दिखाने के लिए उनके ऊपर छोटा सा एरो लगाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि हर एक वेक्टर को ग्राफ पर शो किया जा सकता है। आप ए वेक्टर को ग्राफ पर कैसे बनाओगे? 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सीख लो। इसको प्लस वाई डायरेक्शन बोलते हैं, इसको प्लस एक्स बोलते हैं, उसको माइनस एक्स, उसको माइनस वाई डायरेक्शन बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच ऐसा वेक्टर बना दो। किस तरफ पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चों? एरो की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए, और वेक्टर एरो की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन जैसे होनी चाहिए। तो तुम बोलोगे सर 5 किलोमीटर लेंथी वेक्टर तो बना नहीं सकते। तो ग्राफ पे हम कभी भी करेक्ट लेंथ नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर और फिर वेक्टर की लेंथ बनाते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर सकते हो। तीसरी चीज सीखी थी कि हर एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको शो करते हैं इस सिंबल से। वेक्टर के आगे पीछे मॉड्यूलस 2 पैरेलल लाइंस बनाते हैं, इसको मॉड्यूलस का साइन बोला जाता है। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, याद रखना। इसको हम कितना लिखेंगे? 5 किलोमीटर। जब टाइम की कमी होगी तो मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए या स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुरा मत मानना कोई इसकी जगह ये लिख दे तो। फिर बताया था कि हर एक वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटा सा कैप लगा के। ठीक है, अगर तुमने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं बता रहा हूं चीजें, और देख रखी है तो मैं रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, ये मेरा काम है रिवीजन कराना हमेशा। तो ए कैप मतलब इसको बोलते हैं ए कैप। ए कैप क्या है? वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है। इसको लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हर एक वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। हर वेक्टर को हम किससे शो कर सकते हैं? एक एरो से शो कर सकते हैं। उसके बाद वेक्टर की 3 प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, पहली चीज ये बताई थी कि वेक्टर्स क्या होते हैं, दूसरी चीज बताई थी कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और तीसरी चीज बताई थी कि वेक्टर्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस करना अलाउड है। एक बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। डायरेक्शन तुमने चेंज नहीं करी, पैरेलल मूव कर रहे हो तो वेक्टर विल रिमेन सेम। चाहे यहां ले जाओ, चाहे इसकी जगह उठा के यहां ले जाओ, जब तक तुम वेक्टर को पैरेलल मूव कर रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वेक्टर को रोटेट कर दिया मतलब इसको ऐसे से ऐसा कर दिया, तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। बी वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर। रोटेट करने से वेक्टर चेंज हो जाता है, पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता। इसको कहीं भी ले जाओ, ऐसे खिसका के नीचे ले जाओ तब भी चेंज नहीं होगा। क्वाड्रेंट भी बदल दिया तुमने तब भी वेक्टर चेंज नहीं होगा। बच्चों, उसकी डायरेक्शन सेम है, उसकी लेंथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो वेक्टर चेंज क्यों होगा? उसके बाद बताया था कि अगर वेक्टर को थोड़ा बहुत रोटेट किया तो वो चेंज हो जाएगा। एक बात बताई थी, अगर 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, पूरा उल्टा बना दिया, तो वेक्टर अपना ही निगेटिव वेक्टर बन जाएगा। अगर किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से पूरा
उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर दोगे तो वो खुद का निगेटिव वेक्टर बन जाएगा। और लास्ट चीज बताई थी कि अगर वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी 3a वेक्टर और a वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ 3 गुना हो जाएगी। इसकी अगर लेंथ स्मॉल a थी तो इसकी लेंथ 3a हो जाएगी। तो ये बताया था वेक्टर क्या होता है, फिर बताया था वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फिर बताया था वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इतना सब बताने में हमारा पहला लेक्चर खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने बताया था एक चीज और जाते जाते कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम फिर से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक बार तो शॉर्ट में देखेंगे और फिर उसको यूज करना सीखेंगे। ओके, तो अगर आपने पहली क्लास अटेंड नहीं की थी तो आपको अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं इतने शॉर्ट में बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, बस मैंने याद दिला दिया, ये चीजें पढ़ाई थी मैंने। ये वेक्टर का सेकंड लेक्चर है। इसके बाद बच्चों मैंने बोला था कि अगर वेक्टर्स को ऐड करना है तो ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल बना भी सकते हैं लेकिन लिख देता हूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। मैंने बोला था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज सिंपली कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे बताया था कि अगर कोई लड़का अपने घर से निकल के आगे की तरफ गया तो ये उसका पहला डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो इसको बोला ए वेक्टर, और फिर उसने आगे जाने की बजाय डायरेक्शन चेंज कर दी और इधर चला गया, और ये उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर वो यहां पहुंच जाएगा, इसको बोल दिया बी वेक्टर। तो अगर इस वेक्टर की लेंथ a है और इस वेक्टर की लेंथ b है, और अब मैं पूछूं उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो तुम बोलोगे सर यहां से यहां पहुंच गया। तो ये है रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, a और b का टोटल रिजल्ट इतना है, ये उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर जाए, एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर जाए, तो वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल इज देयर रिजल्टेंट। ठीक है, तो बच्चों ये तो कॉमन सेंस हुआ। आप किसी गंवार आदमी को पकड़ के बोलो कि भाई ये पहले यहाँ था, फिर आगे आया, फिर ऐसा चला गया, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये किधर गया, तो बोलेगा अबे इधर गया। समझ में आई बात या नहीं? तो मुझे लगता है कि ये कॉमन सेंस है, इसीलिए मुझे इसे समझने में कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसको समझने के बाद हमने एक चीज और कैलकुलेट की थी, एक चीज और समझी थी कि अगर ये लेंथ a है और ये लेंथ b है, तो बच्चों ये लेंथ a प्लस b होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट a प्लस b इस केस में ये लेंथ नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये लेंथ कैलकुलेट की थी। कैसे कैलकुलेट की थी? शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं प्रूफ। हमने ये एंगल थीटा माना था। मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि 10th क्लास में तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करने सीखे थे। किसी भी पॉइंट से तुम बिना सोचे समझे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे, तो फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब तुमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का ये एंगल थीटा पता है, ये 90 डिग्री पता है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो तुमने ही ड्रॉप किया है ना, तो ये एंगल 90 पता है तुमको। इसका हाइपोटेनस पता है b। तो मैंने बोला था कि अगर हाइपोटेनस पता है तो बेस होता है हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। 80% लोगों की फिजिक्स इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाती, और उसका रीजन ये नहीं है कि वो होशियार नहीं है, उसका रीजन ये है कि उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं थी। ठीक है, और वो 10th में सोच के बैठे थे कि हम फिजिक्स छोड़ देंगे अगले साल,
ठीक है, हम मैथ्स छोड़ देंगे अगले साल। जो नीट वाले बच्चे स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ कि मैथ्स से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत है तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जरूर देख लो। फिजिक्स पढ़ो ना पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री जरूर चाहिए। पहली वीडियो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री की बना के डाली है मैंने, ठीक है। सॉरी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको आता है उनको तो पता ही है, ठीक है। तो हाइपोटेनस अगर पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू ए बी सी डी कुछ भी हो, तो बेस की वैल्यू होगी हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो जैसे ही मुझे छोटे वाले ट्राइंगल में बेस की वैल्यू पता चल गई बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई बी साइन थीटा, उधर ए वेक्टर की लेंथ ए पता थी, तो मुझे इस बड़े वाले ट्राइंगल में टोटल बेस कितना मिल गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये वाला परपेंडिकुलर बोलते ये तो सर इतना ही है, बी साइन थीटा ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये हो गया बी साइन थीटा। इतनी मेहनत हमने क्यों करी, क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ निकालनी थी, जिसे थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूं सी। तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ निकालनी थी और मुझे ये सिखाना था, ये समझाना था कि बच्चों ये a प्लस बी नहीं आएगी। ओके, तो इसके लिए सब ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों यहां पर हाइपोटेनस है c, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा और बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। जब इसको ओपन किया था तो आ गया था c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर तुम यहां से यहां तक खुद से करके चले जाते हो तो तुम्हें पिछली वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जा पाते हो तो तुमको फर्स्ट वीडियो देखनी चाहिए। यहां पर c क्या है, c इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और इसका रिजल्ट कितना आया, फॉर्मूला क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इससे निकालते हैं। मैंने पूरा प्रूफ दोबारा से करके बताया है क्योंकि मुझे पता है कई लोग भूल जाते हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो भूल जाते हैं बिकॉज वो उसको यूज नहीं किए हैं अभी कहीं पर। यूज कर लेंगे तो फिर नहीं भूलेंगे। ए वेक्टर की लेंथ है ए, बी वेक्टर की लेंथ थी बी और हमने दिखाया कि रिजल्टेंट a प्लस बी नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये एक नया वेक्टर है, तो एक नए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, इसकी भी तो एक डायरेक्शन होगी, वो भी पूछी जा सकती है। तो अगर इसकी डायरेक्शन पूछ ली गई तो क्या करोगे, तो फिर से बड़े ट्राइंगल में देखोगे कि सर आप हमसे ये वाला एंगल पूछ रहे हो, आपने ये बता रखा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने हमें परपेंडिकुलर भी दे रखा है और बेस भी दे रखा है, और फिर भी आप हमसे ये वाला एंगल पूछ रहे हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई। हम तुरंत बता देंगे tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान कर रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पहले देख लो, 1 घंटे की है लेकिन बहुत काम आएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा अपॉन बेस इज ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी के टर्म्स में लिखें तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बच्चों ये 2 फॉर्मूले मैंने कराए थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है। तो 10 मिनट मैंने सबके जो पहली वीडियो देख चुके हैं उनके थोड़े मैं खा गया, पर कोई बात नहीं, रिवीजन तो अच्छी बात है। मैंने जितना आसानी से मैंने ये प्रूफ किया, अगर आपको भी उतनी आसानी से प्रूफ करना आता है तो कोई रोक नहीं सकता आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होने से, ओके। और अगर आपको इस प्रूफ को करने में दिक्कत होती है तो यू नीड टू डू इट 3 टाइम्स, ठीक है। 3 बार करके सब हो जाएगा। लिख लो जिनको नहीं पता था, जिनको नहीं आता, जिनको आता है
उनको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हटा रहा हूं प्रूफ, मैं स्टेटमेंट लिखा रहने दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं प्रूफ हटा रहा हूं। अगर आपको लिखना है पीछे जाके वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो इतनी आसानी से अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट का फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो तो तुम एकदम सही रास्ते पर हो, बहुत ही शानदार। होता है ना सर, इतने सारे बच्चे कोचिंग में जाते हैं पर इतने कम लोग सेलेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो इसका प्रूफ नहीं सीखते। ठीक है, जिसको इसका प्रूफ नहीं आता है उसकी फिजिक्स भगवान भरोसे चल रही है। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ में मैंने बताया अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर जाए तो बोले सर अगर वेक्टर का हेड टेल से कोइंसाइड ना कर रहा हो तो, अगर ए वेक्टर यहां दिया है और बी वेक्टर यहां दिया है तो हम क्या करेंगे? तो देखो, जब भी वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड रखे हैं तो पहली चीज तुम्हें एक चीज उनके बीच का एंगल वहीं के वहीं पता चल जाएगा। जब भी तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है तो तुम्हें उन्हें कैसे रखना है? टेल टू टेल। इसके ऊपर भी बात करी थी हमने पहली क्लास में, क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। तो दो वेक्टर्स को कैसे रखना है? टेल टू टेल। उसके बाद क्या करना है? किसी एक को अपनी जगह रोक के रखो, बी वेक्टर को मैं रोक के रख रहा हूं, और दूसरे को आगे पैरेलल शिफ्ट कर दो। ये यहां पर था, ठीक है, यहां पर था, इसको आगे पैरेलल शिफ्ट किए बी के एंड पे ले आए। देखो बच्चों, देखने में लग रहा है ए वेक्टर वहां पहले ए वेक्टर के पैरेलल ही शिफ्ट किया है मैंने। अब पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर गया तो ट्राइंगल को कंप्लीट करने वाला वेक्टर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा। अब किसी को लगे कि सर ये पैरेलल शिफ्टिंग वाला काम हमको ना अच्छा नहीं लग रहा, हमसे गलती हो जाती है पैरेलल शिफ्ट करने में, तो बच्चों सेम काम के लिए हमारे पास एक दूसरा लॉ भी है। जिनकी आर्ट पहले से खराब थी, पहले ही टेढ़े मेढ़े वेक्टर बन रहे थे और अब पैरेलल शिफ्टिंग में ऐसी तैसी हो गई, तो उनके लिए एक और है, दैट इज कॉल्ड पैरेललो, हे भगवान, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई शब्द तेजी से बोलने के लिए बने हैं, धीरे धीरे नहीं बोलते। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और वो टेल टू टेल कनेक्टेड आपको दिए हुए हैं वैसे जैसे पहले दिए थे, और आपको उनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, और आपको पैरेलल शिफ्टिंग पसंद नहीं है, तो दूसरा तरीका ये है कि एक वेक्टर से एंड से दूसरे के पैरेलल लाइन खींच दो, खींच दी, और दूसरे के एंड से पहले के पैरेलल लाइन खींच दो, खींच दी। ये दोनों लाइन एक जगह कट कर जाएंगी, आगे की लाइन हटा दो। ये बच्चों बन गया पैरेललोग्राम। तुम बोलोगे सर आप कुछ भी कहो, आपने ए को आगे ही शिफ्ट किया है, मन ही मन तुम सोचोगे सर कुछ नया नहीं किया आपने ए को आगे शिफ्ट किया है। हाँ, बोल सकता हूं कि ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग आगे शिफ्ट किया है, पर बनाने वाले ने इसको दूसरा नाम दिया था। तो टेक्निकली ये है तो यही चीज, क्योंकि यहां पर भी जब ए को आगे शिफ्ट किया था तो वो अपने पैरेलल ही तो शिफ्ट हुआ था, पहले ही बोल दिया वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करना अलाउड है। तो ये जो पैरेललोग्राम बन गया, इसका डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन टेल विल बी योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम में आप दोनों वेक्टर्स को अपनी जगह रखते हुए एक वेक्टर से दूसरे के पैरेलल लाइन खींच दो और दूसरे से पहले के पैरेलल लाइन खींच दो, और उनका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स। बच्चों इसको ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, रिजल्टेंट तो वही आना है,
फॉर्मूला तो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पैरेललोग्राम कर दिया तो कुछ और फॉर्मूला हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी भी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जैसे जैसे ये थीटा चेंज करोगे दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट चेंज होता जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ, वेक्टर्स का रिजल्टेंट सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, उनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज उनके बीच के एंगल थीटा पर भी डिपेंड करता है। ओके, एंगल पर भी डिपेंड करता है। दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, चलो, तो अगर तुमको ये ड्रॉ करना आ जाता है तो भी तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे। क्यों आसान हो जाएंगे, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं। सर बहुत तेजी से कर दिए आप, तेजी से नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर इधर है, तो मैंने क्या बोला, ये दो लाइंस हैं, इनके जैसी दो और लाइन बनानी है। बी वेक्टर के पैरेलल लाइन कहां बनानी है, ए वेक्टर के आगे, और ए वेक्टर के पैरेलल लाइन कहां बनानी है, बी वेक्टर के आगे। जैसे ही बनाओगे एक जगह मिल जाएंगी और ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, और फिर आप फट से इसका कॉमन डायगोनल जो होगा फ्रॉम कॉमन पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। ठीक है, लड़का इधर गया फिर इधर गया, तो इसका मतलब लड़का किधर गया है, इधर गया। लड़का इधर गया फिर इधर गया, तो किधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा। ये थोड़ा मुझे कॉमन सेंस से अच्छा लगता है और ड्राइंग के लिए मुझे ये वाला अच्छा लगता है। इसमें एक और फायदा है कि अब आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाना तो आ गया, बहुत अच्छे। अगर आप बी वेक्टर को उल्टा बना दो तो क्या बताए थे, अगर किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से मोड़ दिया जाए, किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से पलट दिया जाए, तो वो खुद का ही निगेटिव वेक्टर बन जाता है। बताया था या नहीं बनाया था, ये वेक्टर कौन सा होगा, माइनस बी वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से मोड़ दिया जाए तो वो खुद का ही नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। अब जैसे तुमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का पैरेललोग्राम बनाया, ऐसे ही ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का भी पैरेललोग्राम बनेगा, नहीं बनेगा? सोचो थोड़ा सा, इसको 2 सेकंड के लिए अगर मैं सी वेक्टर बोल दूं और बोलूं ए वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ए के आगे से सी के पैरेलल लाइन बनाओगे और सी के आगे से ए के पैरेलल लाइन बनाओगे, और ये पैरेललोग्राम बन गया। और ये कौन सा आएगा, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। लेकिन सी वेक्टर तो था ही नहीं, कौन था वो, माइनस बी वेक्टर था। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ में आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ साथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना भी सीख जाओगे। बोले सर और कोई खासियत, हाँ, ए वेक्टर को उल्टा ड्रॉ कर देते तो कौन सा वेक्टर हो जाता, ये वाला। ये वेक्टर कौन सा कहलाएगा, माइनस ए वेक्टर। और अब मैं इसका माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर का पैरेललोग्राम बना दूं, तो अगर माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर का पैरेललोग्राम बना दिया तो इसका डायगोनल कौन सा वेक्टर होगा, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। तो सर ऐसे क्यों लिख रहे हो तो तमीज से लिखो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर हो गया, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट भी बन गया। तो पैरेललोग्राम लॉ में आपको सिर्फ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और एक और पैरेललोग्राम सबको दिख रहा है, कौन सा और बन सकता है, इस वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का, मतलब इसका और इसका।
इन दोनों का माइनस बी और माइनस ए का पैरेललोग्राम जब बनाएंगे तो उसका डायगोनल किसका रिजल्टेंट देगा? माइनस बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर आ गया? निगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बच्चों ये वेक्टर इसका निगेटिव है, इसीलिए देख लो ये उसका डॉट अपोजिट वेक्टर है। दिख रहा है डॉट अपोजिट? होना भी चाहिए था। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ का फायदा क्या है कि इससे आप सिर्फ दो वेक्टर का एडिशन ही नहीं, उनका सब्ट्रैक्शन की डायरेक्शन भी देख सकते हो, उसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? ओके, फॉर्मूला भी लिख दूं यहां पर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। बच्चों ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच कितना एंगल है? ये वाला एंगल कितना है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच कितना एंगल? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। तो यहां पर क्या आना चाहिए? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेंथ थोड़ी चेंज करिए, बस डायरेक्शन उल्टी करिए, प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। आई नो तुम में से कईयों को ये नहीं पता होगा, पर cos 180 माइनस थीटा cos चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। और बेस्ट पार्ट क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो अब तुम्हारे पास एडिशन का भी फॉर्मूला है दो वेक्टर्स का, और उनके सब्ट्रैक्शन का भी फॉर्मूला है। समझ में आया? तो फ्रॉम नाउ यू कैन कैलकुलेट दो वेक्टर्स का एडिशन, उनका रिजल्टेंट या उनका सब्ट्रैक्शन। समझ में आई बात? ओके, वेरी गुड। इसको फटाफट नोट डाउन करो, इसको यूज करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, इसको आपने लिख लिया होगा। ठीक है, पॉज करके लिख लेते हो आप, होशियार हो सब लोग। ठीक है, सब लोग समझदार हो, सब लोग इंटेलिजेंट हो, और मेहनत करने का मन है, क्योंकि टारगेट तुमने बहुत बड़ा लिया है ना? टारगेट तुम बड़ा लेके चल रहे हो कि कुछ करना है सर, इतने कंपटीशन में भी हम कुछ करके दिखाएंगे। चलो, सबसे पहले इस फॉर्मूले को ट्राई करना शुरू करो। ठीक है, मैंने तुम्हें एक वेक्टर इधर बना दिया, ये है ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर। और फिर मैंने ये वेक्टर इधर बना दिया, बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड भी चलो 10 किलोमीटर दे दिया। और बच्चों इनके बीच एंगल दे दिया 60 डिग्री। ओके, 10 किलोमीटर एंगल दे दिया 60 डिग्री। और अब मैंने पूछा ड्रॉ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब तक ड्रॉ करने में दिक्कत है, इसका मतलब ट्राइंगल लॉ समझ में नहीं आया। तो पहले ड्रॉ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस वेक्टर को, इनके रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करो, पहला काम। दूसरा काम है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इनके रिजल्टेंट को पहले ड्रॉ करने की कोशिश करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। ठीक है, इतना काम करके बताओ, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो अब पॉज करके तुमको ट्राई करना चाहिए। रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम्हारे पास दो मेथड है, दोनों से ट्राई करना चाहिए। ओके, पॉज एंड ट्राई, और नहीं तो मैं आगे करके दिखा रहा हूं, देखो, और फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल खुद से करना। तो सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूं, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, ट्राइंगल लॉ लगाना है। एक वेक्टर को वहीं रखा मैंने, ए वेक्टर को नीचे ही रखा, बी वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया शिफ्ट। ठीक है, एकदम सीधा मत बनाना, सीधा बनाओगे तो तुमने एंगल छेड़ दिया।
सीधा नहीं है, 60 डिग्री पर टिल्टेड है, तो 60 डिग्री पे बनाना। बोले सर हमारे बनाने से क्या होता है? भाई अभी सही बनाओगे तो एग्जाम में अंडर प्रेशर पता चल जाएगा कि आंसर किधर आना चाहिए। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, अब आपने बी को आगे शिफ्ट कर दिया, ये भी समझ आनी चाहिए आपको कि ये एंगल 60 डिग्री रखते हुए ही आगे शिफ्ट करना है, टेढ़ा 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 ही लेके आए। एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर गया तो वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल वुड बी देयर रिजल्टेंट, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर हमको ये शिफ्टिंग वाला चीज पसंद नहीं आई है, शिफ्टिंग वाली चीज पसंद नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, और बी के आगे एक डॉटेड लाइन बना दी और ए के आगे एक डॉटेड लाइन बना दी, जहां पर मिल गए वहां रुक गए। ठीक है, एक लाइन ए के आगे बी के पैरेलल लाइन बना दी, बी के आगे ए के पैरेलल लाइन बना दी, जहां पे मिल गए वहां रुक गए, और ये बन गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का कॉमन वाला डायगोनल जो दोनों के कॉमन पॉइंट से शुरू होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप आराम से धैर्य से देखो बच्चों, ये ड्रॉ किया है या ये ड्रॉ किया है, तुम्हारा रिजल्टेंट एकदम सेम दिखना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल लॉ यूज करें या पैरेललोग्राम लॉ यूज करें, ठीक है। जब तुम मुझे अच्छे से समझ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि सर की और स्पेलिंग्स की नहीं बनती है। सर सोच कुछ और रहे होते, लिख कुछ और रहे होते, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, उसके लिए अभी से सॉरी, सारे फ्यूचर केसेस के लिए अभी से सॉरी। ठीक है, पिछली क्लास में रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग ही गलत लिख दिए थे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, दोनों से आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना आता है। अब क्या करना है आपको? रिजल्टेंट का लेंथ कैलकुलेट करना है। ये 10 और ये 10, तो मैं क्या सीखना है कि 10 + 10 वेक्टर में 20 होना जरूरी नहीं है। अगर 10 किलोमीटर आगे गए और फिर 10 किलोमीटर पीछे आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। अगर 10 किलोमीटर आगे गए और फिर 10 किलोमीटर पीछे आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। वेक्टर्स में 10 + 10 0 भी हो सकता है। अगर 0 हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 10 + 10 0 बोल रहे हो सर आप, है ना? 10 + 10 अगर 0 हो सकता है तो फिर 10 + 10 कुछ भी हो सकता है। यही देख लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, अंडर रूट फॉर्मूला है, लिखना पड़ेगा। अभी याद नहीं हुआ तुमको? a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अंडर रूट a कितना है? 10, b कितना है? 10, a कितना है? 10, b कितना है? 10, और cos का कितना है? cos 60 डिग्री। कितने लोगों को cos 60 की वैल्यू पता है? नहीं पता? ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखो, लिस्ट बनाओ फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री के बिना फिजिक्स पढ़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तुम अपने आप को बस बहला फुसला रहे हो अगर ट्रिग्नोमेट्री के बिना सीखने की कोशिश कर रहे हो। 200 100 + 100 प्लस 200 इंटू cos 60 है 1/2, तो कितना हो गया? 100। कितना आया? अंडर रूट 300। अंडर रूट 300 में से 100 बाहर आ जाएगा 10 बन के, और अंदर बचेगा √3। √3 की बच्चों अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ 1.732 होती है। अभी के लिए 1.73 लिख रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 17.3। वेक्टर्स में 10 + 10 20 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है और 17.3 भी आ सकता है। यही चीज तुमको समझनी है और यही चीज तुमको पकड़नी है। फटाफट 1 मिनट के अंदर इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो और एक और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। इसका रिजल्ट लिख देते हैं। इसका रिजल्ट आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आया 10√3, जिसकी वैल्यू आई 17.3। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 17.32 कुछ आएगी, पर अप्रोक्सीमेटली इतनी चला सकते हैं। ओके ओके, इसको हटा रहा हूं। अगला सवाल ये है
कि अब मैंने इनके बीच एंगल बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेक्टर है आगे की तरफ, ठीक है, तो लड़का पहले 10 किलोमीटर आगे गया और फिर वो 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, तो उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ। और अब आपसे पूछा गया है ड्रॉ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड कैलकुलेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट एंगल 90 डिग्री। तुम ट्राई करोगे या मैं ट्राई करूं? देखो बनता तो ये है कि पॉज करके तुम ट्राई करो, ठीक है, लेकिन तुम नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, और मान गए तो बहुत अच्छे। दो तरीके हैं रिजल्टेंट ड्रॉ करने के, ए वेक्टर को यहीं पे रखो और बी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो। ए वेक्टर को वहीं पर रखा और बी वेक्टर को आगे खिसका दिया, ये जानते हुए कि ये वाला एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। जब आगे शिफ्ट करेंगे ना पैरेलल टू इटसेल्फ, तो वो एंगल सेम रहेगा। एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर जाए तो वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उनका रिजल्टेंट होता है। लिख दिया रिजल्टेंट। अब क्या करें सर? दूसरे तरीके से बताइए। हाँ, दूसरे तरीके से क्या करना था? कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं चाहिए हमको, कोई शिफ्टिंग नहीं मांगता है हमको। सर ऐसे ही रहने दो, वेक्टर्स को 90 डिग्री पर ही रहने दो, कुछ मत करो, लेकिन B के आगे A के पैरेलल लाइन खींच दो और A के आगे B के पैरेलल लाइन खींच दो, और जहां पर दोनों मिल जाए कॉमन पॉइंट से उनको जोड़ दो। इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर। आंखें खोल के देखोगे तो ये दोनों सेम दिखाई देंगे। हो सकता है तुम्हारी आर्ट मेरे जितनी अच्छी ना हो, पर बिलीव मी, फिजिक्स सीखने के लिए धीरे धीरे आर्ट अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो धीरे धीरे आर्ट इंप्रूव हो जाएगी। चिंता मत करो सर, हमारी लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, चिल मारो, एकदम सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये हो गया, हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया है। अभी अपनी पीठ मत थपथपाओ, अभी तुमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया है। अब रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तुम बोलोगे सर फॉर्मूला तो सेम ही है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, उनके बीच का एंगल चेंज हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस बार थीटा कितना हो जाएगा? इस बार थीटा हो जाएगा 2 × 10 मैं फालतू में लिख रहा हूं ये सब, क्योंकि बच्चों cos 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। अगर cos 90 डिग्री को 0 पुट किए तो ये सब कट जाएगा, 0 का सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा अंडर रूट 200। 200 मतलब अंडर रूट 200 मतलब 100 × 2 क्या बात बोली, 10√2। 100 × 2 में 100 बाहर आ गया रूट के, 10 बन के, और अंदर बचा 2। 10√2 बोलते सर कुछ चेंज हुआ क्या? थोड़ा सा चेंज हुआ। √2 की वैल्यू होती है 1.414। दिमाग की घंटियां बज रही है, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? तो ये आया है अप्रोक्सीमेटली 14.14। लिख दूं या छोड़ दूं? चलो लिख देता हूं। तो ये क्या हुआ? वही दो वेक्टर्स हैं, वही दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं, पर अगर एंगल उनके बीच बढ़ा दिया तो उनका रिजल्टेंट पहले से कम हो गया। पहले 10 और 10 जुड़ के 17 हो रहे थे, अब 10 और 10 जुड़ के 14.14 हो रहे। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बोलते भाई वेक्टर्स के बीच एंगल जितना कम होगा उतना वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और वेक्टर्स के बीच जब एंगल बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे वो एक दूसरे को अपोज करने लग जाएंगे। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगाओगे एक फोर्स पर, एक डब्बे पर, तो उनका रिजल्टेंट बहुत ज़्यादा होगा। पता है कितना होगा? 2F होगा। पर वही दो फोर्सेस अगर एक दूसरे पर कौन सा एंगल बना रहे हैं? एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। अगर वेक्टर्स के बीच एंगल बढ़ाते जाओगे, पहले दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो उनके बीच का एंगल कितना था? 0 डिग्री।
और बाद में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट मिनिमम आएगा। और तुमको क्या समझना है कि सर अगर वेक्टर्स के बीच एंगल बढ़ाते जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट कम होता जाता है। कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इट इज़ समथिंग जो तुमको फील आनी चाहिए। फील कैसे आएगी? बोलते सर आप लोगों को फील बहुत आती है, टीचर्स लोगों को फील से आपको पता होता है ये करना चाहिए। अरे वो फील वील नहीं होती है, हमने प्रैक्टिस करी है, ज़्यादा बार क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमें पता होता है। तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी पता चल जाएगा। इसमें कोई बहुत जीनियस वाला काम नहीं किया किसी ने। इसको फटाफट नोट डाउन करो और एग्जाम्पल करने हैं हमको इस पर। अभी ये तुम्हारे दिमाग में सेटल नहीं हुई है चीज़। कॉपी कर लिया, लिख लिया, इसको हटा दूं। अभी तुम्हारे दिमाग में सेटल नहीं हुई है। इतनी आसानी से सेटल हो जाती तो फिर इतने कम लोग क्यों स्कोर कर पाते फिजिक्स में? बहुत सारे लोग स्कोर करते। पहले ही चैप्टर में लोगों की वाट लग जाती है। वाट लग जाने से मेरा मतलब है कि उनको कन्फ्यूज़न बन जाते हैं, और वो कन्फ्यूज़न कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। ठीक है, चलो चलो कोशिश करेंगे अपन कि ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ। तीसरे केस में अब तुम समझ गए हो कि सर अब आप हरकत एक ही करने वाले हो बार बार। वही ए वेक्टर 10 किलोमीटर का और वही बी वेक्टर 10 किलोमीटर का, और इस बार एंगल है 120 डिग्री। अगर किसी को 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो मैं पहले ही बता दूं कि साइन 120 डिग्री बराबर होता है साइन 60 के। अब तुम बोलोगे सर ज़्यादा हेल्प नहीं करी आपने, हमें साइन 60 भी नहीं पता। कोई बात नहीं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो सर इसमें cos 120 की जरूरत पड़ने वाली है ना? हाँ, cos 120 की वैल्यू होती है -cos 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है -√3 -1/2। ये वैल्यू मैंने अभी बता दी। एग्जाम से पहले तुमको याद करनी है, 0 से 180 डिग्री तक के वैल्यूज याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो जरूर देख लेना, पहली वीडियो क्लास 11th की वही होनी चाहिए। ओके, चलो तो अब बच्चों रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। सर उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, उसके बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता। ये रहा ए वेक्टर, किसको आगे शिफ्ट करेंगे? बी वेक्टर को। कर दिया बी वेक्टर को शिफ्ट। ठीक है, ए वेक्टर को वहीं रखते हुए बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। खुद से ट्राई करो इसको, खुद से अगर आप ट्राई करोगे इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करने का, तो आपने ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करा दिया, तो वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको दिखने लग जाएगा कि सर रिजल्टेंट छोटा होता जा रहा है। वी कैन एक्चुअली सी इट नाउ। हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहली बार जब हमने पैरेललोग्राम बनाया था तो रिजल्टेंट काफी लेंदी दिख रहा था। दूसरी बार जब हमने पैरेललोग्राम बनाया तो रिजल्टेंट हमें लगभग बराबर सा ही दिख रहा था, लगभग बराबर सा। लेकिन इस बार क्लियरली रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर से बड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है। जब आपको दिखने लग जाएंगी चीजें, उसी को बोलते हैं फील आना। ठीक है, जो चीजें हैं नहीं बोर्ड पर और आपको दिखने लग रही है, 120 डिग्री पर रखते हुए बी को आगे शिफ्ट किया, ये हो गया वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल देयर रिजल्टेंट। बोलते सर जरा दूसरी वाली ट्रिक से भी करके दिखाओ। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ए के एंड से बी के पैरेलल लाइन बनाई और बी के एंड से ए के पैरेलल लाइन बनाई। दोनों यहां पर कहीं कटे और उनके डायगोनल को क्या बोल दिया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये पैरेललोग्राम बना था और डायगोनल क्या हो गया? ए वेक्टर। दोनों से देख लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लगभग सेम डायरेक्शन में ही आ रहा है।
वैसे एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन होगी, अब मेरे हाथ से बनाया है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। एनीवे, अब क्या कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री, कितना आएगा ये, अंडर रूट 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 100 इंटू कॉस 120 कितना होता है, -1/2, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 100 प्लस 100 माइनस 100, ये -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो -100, और ये क्या हो गया, ये हो गया रूट 100। रूट 100 कितना होता है, 10। बोलते सर ये क्या बोल रहे हो, 10 प्लस 10 10 ही आ गया। हाँ बच्चों, अगर 10 प्लस 10 वेक्टर में 20 आ सकता है, और 10 प्लस 10 वेक्टर में 0 आ सकता है, और 10 प्लस 10 वेक्टर में 17 आ सकता है, और 14 भी आ सकता है, तो 10 प्लस 10 10 भी आ सकता है। आप आगे गए और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टर्न होके पीछे की तरफ आ रहे हो, बट नॉट इन द सेम डायरेक्शन, थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही नहीं हुआ। 10 के बाद जो आप फर्दर 10 चले उसमें आप दूर ही नहीं गए, आप यहाँ से शुरू हुए, ये ट्राइंगल लॉ कॉमन सेंस के लिए अच्छा है, यहाँ पहुँचे और फिर आप आगे की तरफ नहीं गए, थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में एंगल पे गए, फिर आप यहाँ पहुँचे, तो आप 1 से 2 और 2 से 3 पे गए, तो एक्चुअल में आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर के बराबर ही आ गया मैग्नीट्यूड वाइज। तो दिस इज द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर दो इक्वल वेक्टर्स के बीच 120 डिग्री एंगल आ जाए तो उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड का होता है। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, रटने की जरूरत नहीं है, हम बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बच्चों पॉज करके नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। तो थर्ड केस के भी जो भी हम रिजल्ट निकालते जा रहे हैं वो मैं लिख के छोड़ रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर, ताकि लास्ट में तुमको दिखा सकूं कि देखो हुआ क्या। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, दोनों बराबर लेंथ के लिए थे मैंने, और फिर ये पैरेललोग्राम बन गया था और ये इनका रिजल्टेंट आ गया था। और इस केस में व्हाट हैपेंड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 10 ओनली। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितना दो वेक्टर्स के बीच एंगल बढ़ता जाता है 60, 90, 120 डिग्री, उनका रिजल्टेंट उतना छोटा होता जाता है। अगर मैं और एंगल बढ़ा दूं और बोलूं कि ए वेक्टर आगे की तरफ है ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर और बी वेक्टर पीछे की तरफ है ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर, अब इनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए तुम कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, इसके लिए तुम्हारा कॉमन सेंस ही ऊपर होना चाहिए कि सर अगर 10 किलोमीटर आगे गए और 10 किलोमीटर पीछे आए तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अगर तुम फॉर्मूला लगाते हो तो सिर्फ एक बार लगाना आज मेरे साथ, और इसके बाद कभी मत लगाना। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री होता है -1। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखना ना भूलें। और अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। ठीक है, एक ही बार फॉर्मूला लगाओगे तुम इस लाइफ में, जो कि अभी लिखोगे बस। ये आएगा 200 प्लस 200 इंटू -1, यानी अंडर रूट 200 माइनस 200 कितना आया, 0। ये फॉर्मूला तुम दोबारा नहीं लगाओगे, cos 180 की वैल्यू तुम दोबारा नहीं पुट करोगे,
आज के बाद तुम याद रखोगे कि सर 10 किलोमीटर आगे और फिर 10 किलोमीटर पीछे जाने का मतलब है नेट डिस्प्लेसमेंट 0। 10 न्यूटन का फोर्स आगे और 10 न्यूटन का फोर्स पीछे लगने का मतलब है नेट फोर्स 0। तुम्हारा कॉमन सेंस तुमको बताएगा कि अगर दो वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है तो तुम्हें वेक्टर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। 10 माइनस 10 0। ओके, ठीक है। वेक्टर्स के बीच एंगल बढ़ाते गए, उनका रिजल्टेंट छोटा होता गया। और अगर एंगल सबसे कम होता, पहला केस हमने लिया था, अगर उससे भी पहले एक केस लेते, क्वेश्चन 0.0, क्वेश्चन नंबर 0.0 में हम दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में बना देते। ये है ए वेक्टर और सेम इसके ऊपर ही क्या है, बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। सर इनका रिजल्टेंट कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? तो तुम क्या करोगे, ए वेक्टर को वहीं रखते हुए बी वेक्टर को आगे स्लाइड करोगे, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करके उसको, ए का हेड बी के टेल से कोइंसाइड हो गया। ये भी 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है और ये दोनों सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर है, पैरेलल है। इनके बीच एंगल कितना है, 0। मैं इनको एक के ऊपर एक बनाऊं तो तुम्हें एक ही दिखाई देगा, दो दिखेंगे भी नहीं। तो जब दोनों एकदम सेम डायरेक्शन में हैं तो इनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। अपोजिट में है तो एंगल कितना है, 180 डिग्री। सेम में है तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। और इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर बनाने में भी नहीं आता, एक्चुअल में ये वेक्टर होगा, क्योंकि मैं उनके ऊपर ही बनाऊंगा तो दिखेगा ही नहीं। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर होगा एकदम ऐसा लेंदी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलते सर फॉर्मूले से, भाई फॉर्मूले से करके देख लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है +1। जब आप +1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 200 प्लस 200। बच्चों ये हुआ अंडर रूट 400, ये हुआ 20। बोलते सर ये क्या कर रहे हो? भाई इसको तुम्हें कॉमन सेंस से समझना है। अगर तुम 10 किलोमीटर आगे गए, रुके और फिर 10 किलोमीटर आगे ही गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 किलोमीटर। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो तुम उन्हें नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हो। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो तुम इन्हें नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। पर उसके अलावा अगर कोई भी दो डायरेक्शंस है तो आपको फॉर्मूले से ही रिजल्ट निकालना है। वेक्टर्स के बीच एंगल जब 0 होगा तो उनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया 60 डिग्री पर 17 रह गया, 90 डिग्री पर 14 रह गया, 120 डिग्री पर 10 रह गया और 180 डिग्री पर 0 हो गया। समझ में आया? पक्का? ये एक्सरसाइज पूरी बिना देखे कर सकते हो एक बार। अगर कर दोगे तो डन, वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? ओके बच्चों, तो अब आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना आता है। ओके, अगर एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए। ठीक है? बोलते सर कभी आप कैपिटल ए लिख देते हो, कभी स्मॉल ए लिख देते हो। बच्चों कभी इसकी वैल्यू 10 होगी, कभी 20 होगी, कभी 30 होगी, कभी x होगी, कभी y होगी, कभी z होगी। तो वेरिएबल से डरना बंद करो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लिखने से मतलब है कि ए इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू कल को 5 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है। कैपिटल ए लिखूं, स्मॉल ए लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख रहा हूं। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा मूवी का डायलॉग जैसे हो गया। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और उनके बीच का एंगल थीटा अगर 0 डिग्री है
तो तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए कि सर हमें लगता है दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं एक ही पॉइंट पे बनाता, एंड टू एंड बनाता, तो सर एक के ऊपर एक बनते, मतलब मैंने तो तब भी दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर कर दिया, दिखाने के लिए नहीं, गलती से हुआ एक्चुअली। ये ए वेक्टर है और सर इसी लाइन पर ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये हैं दोनों वेक्टर, अगर एंगल उनके बीच जीरो है। अगर एंगल जीरो है तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए प्लस बी। बोलते हैं हम नहीं मानते तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री पुट करो। कॉस 0 की वैल्यू कितनी बताई थी, +1। अगर +1 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला किस में बदल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो बचपन में देखा है हमने, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला कॉस थीटा वाला, में कॉस थीटा को 1 पुट किया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो तुमको इतना नहीं सोचना है, तुमको क्या सोचना है, सर अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक ही लाइन पर हैं दोनों वेक्टर्स, तो a किलोमीटर आगे गए और फिर b किलोमीटर आगे गए, तो टोटल कितना आगे पहुंचे। तो सर ये है हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और इसमें इसकी लेंथ हमको दिखाई दे रही है सर, ये a प्लस बी के बराबर हो, हमको दिखाई दे रही है सर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमको समझ में आ रहा है कि अगर थीटा 180 डिग्री कर दोगे सर अब आप, तो ये है a वेक्टर और फिर इसका उल्टा है b वेक्टर। और अगर हम a वेक्टर की वजह से a स्टेप्स आगे आए और b वेक्टर की वजह से b स्टेप्स पीछे गए, तो सर इनका रिजल्टेंट जो है वो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, बट सर इनका रिजल्टेंट ये छोटा सा वेक्टर होगा, और ये छोटा सा वेक्टर होगा क्या, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। लिखने की जगह भी नहीं है, इतना छोटा है। और सर a वेक्टर प्लस b वेक्टर की लेंथ, फिर से बनाता हूँ, बड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर, इसकी लेंथ है a और इसकी लेंथ है b, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो ये होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a कदम आगे गए और b कदम पीछे आए अगर, ठीक है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है b, a कदम आगे गए और b कदम पीछे आए, तो रिजल्टेंट a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा a माइनस b। अगर b बड़ा हुआ तो b माइनस a हो जाएगा, a बड़ा है तो a माइनस b हो जाएगा, पर रिजल्टेंट विल बी वेरी स्मॉल वेक्टर। अगर फॉर्मूले से जाते तो भी वहीं पहुंचते, बिल्कुल। a वेक्टर प्लस b वेक्टर के फॉर्मूले में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, तो कितना एंगल है, 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ये तो पुराना फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, ये क्या होगा, ये होगा a माइनस बी। मैथ्स वाले जानते हैं कि सर मॉड्यूलस साइन लगाएंगे, अगर ये a बड़ा है तो a माइनस बी खुलेगा, और अगर b बड़ा है तो b माइनस a खुलेगा। अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। ओके, तो a प्लस a माइनस बी या b माइनस a, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। और अगर इनके बीच एंगल है 90 डिग्री, तो a वेक्टर आगे की तरफ है और b वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है b। तो कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए कि सर अगर परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर की लेंथ आने वाली है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो सर
क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है 0। ट्रिग्नोमेट्री कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, कॉस 180 होता है -1। ये क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर इन तीन को करने में तुम्हारा कॉमन सेंस ऊपर होना चाहिए और बाकी सारे केसेस में थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा थीटा नहीं आते हैं, 30, 60, 45, 120, उसके अलावा 37 और 53 डिग्री, सबकी वैल्यूज यूज करते करते याद हो जाएंगी। एक दिन बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, बस जहां भी बैठते हो पढ़ने उसके सामने ग्राफ पेपर पे चिपका दो। अगर फिजिक्स सीखना है तो सारे एंगल्स का साइन और कॉस पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, मैं स्क्रीन दे रहा हूं तुमको, नोट बना के लिख लो इसको कि भाई ये तीन केसेस हमको याद ही है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। तुम बोलोगे सर इतनी मुश्किल से जोड़ना सीखे, अब आप बोल रहे हो कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करने का मतलब होता है तोड़ो, ठीक है, अलग अलग उनको डिफाइन करो। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक मैंने तुमको बताया कि कोई भी दो वेक्टर्स को जोड़ के एक नया वेक्टर बनता है। तो लेट्स से ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर एम वेक्टर और एन वेक्टर का रिजल्टेंट है? क्या ये बोलना ठीक होगा? ट्राइंगल लॉ सेटिस्फाई हो रहा है? पहले वेक्टर का हेड अगर दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है तो द वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल शुड बी देयर रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर क्या होना चाहिए? एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। पर अब ध्यान से सुनना, क्या मैं ए वेक्टर को पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर भी लिख सकता हूं? ए वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर? तो बोलोगे सर ट्राइंगल लॉ तो फिर से सेटिस्फाई हो रहा है। एक वेक्टर का हेड अगर दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड हो रहा है तो वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल शुड बी देयर रिजल्टेंट। तो सर ये आप कहना क्या चाह रहे हो? भाई टेक्निकली 10 को तुम 9 + 1 भी लिख सकते हो और 8 + 2 भी लिख सकते हो और 5 + 5 भी लिख सकते हो, और इसके तो अनगिनत टाइप्स हो सकते हैं। एक टाइप ये भी हो जाएगा 4.53 + 5.47 हो जाएगा कि नहीं, है ना? तो ए वेक्टर को, किसी भी चीज को कई सारी छोटी छोटी चीजों के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर को हम एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर भी लिख सकते हैं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर कोई परेशान हो रहा है तो उसको आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। भाई लिख तो सकते ही है, तुम मना थोड़ी कर सकते हो। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड हो रहा है तो द वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल इज देयर रिजल्टेंट। इन तीनों ट्राइंगल को कंप्लीट कौन सा वेक्टर कर रहा है? ये वाला। उधर ये कैसा एरो बनाया आपने? भाई उसको अलग से दिखाना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ए वेक्टर को हम कई सारे वेक्टर्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें अगर ए वेक्टर को किसी दो वेक्टर्स के एडिशन में लिखना है तो वी विल चूज दीज टू वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर? एक जो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और दूसरा जो हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हो। एक जो हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो और दूसरा जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो।
ठीक है। मान लो ए वेक्टर इज 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ए वेक्टर इज 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है? जो 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इसको अगर मैं किसी भी दो वेक्टर के समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं एक वेक्टर ऐसा चूज करूंगा जो एक्स डायरेक्शन में हो। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, आसान समझने के लिए मैं इसको बोलूंगा ए एक्स वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ऐसा चूज करूंगा जो वाई डायरेक्शन में हो, और इसको मैं बोलूंगा ए वाई वेक्टर। और अब अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करता है तो तीसरा वेक्टर जो है वो क्या होगा? उनका रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर इज टेक्निकली ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। समझ में आया? सर इसका क्या फायदा हुआ? अरे इसका बहुत बड़ा फायदा है, इसका बहुत बड़ा फायदा है। पता है कैसे? ये 10 किलोमीटर को क्या सिखाया था? अगर हाइपोटेनस पता है तो बेस कितना आता है? बेस आता है, लिख दूं अलग से, लिखने की यहां जगह नहीं है, अलग से लिख दूं बच्चों, रट लो ट्रिग्नोमेट्री का इतना पार्ट। अगर हाइपोटेनस पता है और ये एंगल थीटा पता है तो बेस आता है एच कॉस थीटा। ये एच इंटू कॉस थीटा है, एच कॉस थीटा कुछ नहीं होता। ठीक है, और परपेंडिकुलर आएगा एच इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब बेस हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री। 10 cos 60 कितना हुआ? cos 60 होता है 1/2 यानी 5, और ए वाई यानी ये वाली लेंथ आएगी 10 sin 60 डिग्री। sin 60 होता है √3/2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5√3। मैं अभी उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, मैथ्स में जाऊंगा तो तुम भटक जाओगे। तो ए वेक्टर जिसको हम पहले क्या लिख रहे थे? 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये कहीं से देखने में मैथ्स लगती है तुमको? ये लग रहा है इंग्लिश का लिटरेचर लिख रहे। 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे नहीं लिखते। क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे ए वेक्टर को ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। और अब ए एक्स वेक्टर को क्या लिखेंगे? 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में? 5 किलोमीटर ईस्ट। और ए वाई वेक्टर को क्या लिखेंगे? सर 5√3 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में? 5√3 किलोमीटर नॉर्थ। तो अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा बहुत अच्छा लिख दिया आपने, अभी भी तो ये लिटरेचर जैसा ही है। तो सुनो ध्यान से, ये होगा 5 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन, और ये होगा 5√3 किलोमीटर इन वाई डायरेक्शन। और फिर हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को एक सिंबल दे देंगे 5i प्लस 5√3j। वाई डायरेक्शन को दूसरा सिंबल दे देंगे j। तो बोले सर ये i कैप j कैप क्या है? अरे जो है वो है, पर तुम ये देखो कि तुमने एक वेक्टर को इंग्लिश के लिटरेचर से मैथ्स के नोटेशन में लिखना सीखा। तो वेक्टर्स को ऐसे लिखने की बजाय हम कैसे लिखना सीखेंगे? ऐसे। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म या कंपोनेंट फॉर्म। आपने एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा, ए एक्स और ए वाई, और फिर उनको मैथमेटिकली लिखा। तुम बोलोगे सर ये आई कैप जे कैप नहीं पता हमको, कोई बात नहीं, अगला टॉपिक वही है। तो सर पहले वो क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि पहले उसको पढ़ाने से पहले मैं समझाना चाह रहा था कि उसकी यूजफुलनेस क्या है। ये यूजफुलनेस है, इनकी मदद से हम वेक्टर्स को इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और जब मैथ्स में होंगे तो एडिशन करना भी आसान होगा और सब्ट्रैक्शन करना भी आसान होगा। समझ में आ रही है बात? तो किसी वेक्टर को अनेकों वेक्टर्स के एडिशन में लिख सकते थे, पर लिखेंगे कौन से? जो दो हमें बहुत पसंद है। हमें क्या पसंद है? एक्स और वाई डायरेक्शंस। और उसकी मदद से उनको एक्स डायरेक्शन को यूनिवर्सली एक
सिंबल प्रोवाइड कर देंगे आई कैप, और वाई डायरेक्शन को यूनिवर्सली एक सिंबल प्रोवाइड कर देंगे जे कैप। ये आई कैप जे कैप ही क्यों किए और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक यूनिट वेक्टर्स में, लेकिन हाँ दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो बच्चों दोनों नोट डाउन करना, ये एक्सरसाइज कंप्लीटली यूजलेस है, लेकिन कभी कभी पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ना सिर्फ ये कि चलो करते जा रहे हैं क्योंकि सर करते जा रहे हैं। ठीक है, सोच कहाँ से आई होगी, किसी ने पहली बार ऐसा क्यों सोचा होगा, वो समझ में आए ना तो मज़ा आता है। तो इसको नोट डाउन करो, और नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद मैंने एडिशन ख़त्म कर दिया इस वीडियो में, और यूनिट वेक्टर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा।